गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो के अंदर हम कृषि उत्पादकता के ऊपर बात करेंगे। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो विषय है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी सम्मिलित है, आपके इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर भी सम्मिलित है। और हम जब रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने की बात करते हैं या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होती है ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अगर सामान्य भाषा में समझें तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किसी इकाई क्षेत्र के अंदर जो कृषि का उत्पादन कितना होता है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को शो करता है। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी जो होती है किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल के अंदर जितना उत्पादन होता है वो बहुत सारे जो कारक हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। हो सकता है कि हम बिना इनपुट पे हम एक हेक्टेयर भूमि के अंदर 500 क्विंटल एग्रीकल्चर का उत्पादन कर लें, लेकिन अगर उसके अंदर हम बेहतर सीड्स का उपयोग करें, बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेल करें, बेहतर अन्य टेक्निक्स को, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करें, तो उसी एक हेक्टेयर के क्षेत्र के अंदर अगर हम उस उत्पादन को 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक हम बढ़ा दें तो ये उसी इकाई क्षेत्र के अंदर उस एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसके अंदर एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि एक तो सॉइल की जो क्वालिटी किस तरह की है, ठीक है। दूसरा विषय ये होता है कि उस सॉइल क्वालिटी को और बेहतर इनपुट करके किस तरह से हम बना सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि जो टेक्निक के साथ साथ जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है या उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो किसान है वो कितना इनपुट कर सकता है, नवाचारों से वो कितना अवेयर है, ये सब एग्रीकल्चर, कई बार गवर्नमेंट कितना जो कृषक है उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी जो पॉलिसीज़ है तो वो भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में। जब हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की थी, जो लैंड टेनेंसी की बात की थी, तब हमने ये भी कहा था कि अगर काश्तकारों को भू स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है तो वो कृषि के अंदर पुनर्निवेशन या इनपुट को बढ़ाता है और उस इनपुट से जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ हम परिभाषित स्तर पर जब हम बात करते हैं तो प्रति इकाई कृषि क्षेत्र या प्रति कृषि श्रमिक तथा प्रति इकाई पूंजी निवेश पर फसल की उपज को ही हम कृषि उत्पादकता कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कहें तो किसी इकाई या प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की उत्पादित मात्रा कितनी है उसको हम कृषि उत्पादकता कहते हैं। अब ये उत्पादकता जो होती है जो उस मृदा की वहनीय क्षमता को, उसकी कैरिंग जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर उस उत्पादन की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। उससे कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो उत्पादन की मात्रा में भी ह्रास या वृद्धि की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। कृषि जो उत्पादकता होता है वो कई कारकों पे, प्राकृतिक कारकों से भी वो प्रभावित होती है, मानवीय कारकों से भी प्रभावित होती है। जब प्राकृतिक तत्वों की बात करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे उच्चावच अगर समतल भूमि नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है तो उसके अंदर इनपुट्स कम होंगे, तो हो सकता है वहाँ पर जो सोइल की जो क्वालिटी है वो बेहतर ना हो तो वहाँ की उत्पादकता कम होगी। उर्वरकता है जो मिट्टी की कि जो एलुवियल सोइल है, ब्लैक सोइल है, येलो सोइल है, तो सोइल्स की जो क्वालिटी है वो भी किसी भी कृषि की उत्पादकता को निर्धारित करती है। जलवायु किस तरह की है, अनुकूल जलवायु होगी तो वहाँ पे कृषि की उत्पादकता ज़्यादा होगी, कहीं पे ड्राई स्थितियाँ हैं, सूखे की स्थितियाँ हैं तो वही सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर हो सकता है कि वहाँ पर जलवायु कोल्ड है तो वहाँ पर भी अगर कृषि के अनुकूल जलवायु नहीं होगी तो वहाँ की उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। मानवीय कारण भी जिम्मेदार होते हैं, इसके अंदर कृषि कितना मेहनत करता है, कितना अच्छा उसका मैनेजमेंट है, कितनी सिंचाई की उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, कितने वो हाइब्रिड बीज को यूज ले रहा है, फर्टिलाइजर्स की क्या स्थिति है, उसके पास कैपिटल की क्या स्थिति है, क्या वो आने वाली समस्याओं के प्रति सावचेत है। इस तरह की चीज़ें बिग सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रभावित करती है। अब ये जो कृषि उत्पादकता से हमें क्या चीज़ का पता चलता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी क्षेत्र की सापेक्ष उत्पादकता के संबंध में जो है वो हमें जानकारी मिलती है। जब हम रिलेटिवली जब चीज़ें देखते हैं तो वो हमें ये कंपेयर करता है कि किस क्षेत्र के अंदर किसी फसल का उत्पादकता ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। कृषि की दृष्टि से कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है। कृषि उत्पादकता के आधार पर ही हम ये तय कर सकते हैं कि ए क्षेत्र के अंदर उत्पादकता कम है, बी क्षेत्र के अंदर उत्पादकता ज़्यादा है। तो जब हम नियोजन की प्रक्रियाओं के अपनाएंगे तो बी क्षेत्र के अंदर उत्पादकता के क्या क्या कारण है, क्या उन उत्पादकता के कारकों को ए क्षेत्र जहाँ पे उत्पादकता कम है उसको अपनाकर क्या कृषिगत उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो कृषि उत्पादकता से इस तुलनात्मक जो अध्ययन की जो प्रक्रिया है
हैं उसमें सहायता हमें मिलती है। वर्तमान कृषि उत्पादकता का वर्तमान स्वरूप भूतकाल के लिए विकास का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में हो सकता है कि हमारी उत्पादकता कम है, जैसे हम कहें कि भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कब 1965-66 के अंदर या 67-68 के बाद जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, तो उसके बाद एक आमूलचूल जो परिवर्तन आया हमारी कृषि उत्पादन और उत्पादकता के अंदर जो परिवर्तन आया, तो फर्दर हमको रिफॉर्म्स के लिए, नवाचारों को अपनाने के लिए भी इसका जो अध्ययन है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कृषि उत्पादकता का मूल्यांकन कृषि विकास के लिए योजनाओं के लिए आधार प्रदान करता है, तो ये कृषि उत्पादकता का अध्ययन इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कृषि उत्पादकता को ज्ञात करने की अलग अलग जो मेथड्स थे, जिनको अलग अलग जो जोग्राफर्स थे या एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अध्ययन किया। प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि की बात सबसे पहले कैंडल ने की 1939 के अंदर, आउटपुट पर यूनिट एरिया। ये हम फैक्ट्स आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि आगे हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो नेट हो या स्टेट लेवल पे कोई प्रोफेसर की एग्जाम हो, तो वहाँ वस्तुनिष्ठ सवालों में इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्रति इकाई श्रमिक उत्पादन लागत की मात्रा पर आधारित विधि जो होती है मेजरिंग प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ फार्म लेबर, ये कुसरो के द्वारा दी गई। और प्रति इकाई उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्न पर आधारित जो विधि थी, ये जे बक के द्वारा जो पुट पर यूनिट एरिया विद द परसेंटेज आउटपुट पर यूनिट एरिया विद द परसेंटेज शेयर ऑफ क्रॉप्स और ग्रेन इक्विवेलेंट मेथड जो था जे बल्क के द्वारा कृषि का कुल कृषि लागत उत्पादन अनुपात आधारित जो विधि थी वो प्रति एकड़ उपज तथा कोटि गुणांक पर आधारित, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भी कैंडल के द्वारा दी गई। रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड जो था कैंडल के द्वारा 1935 के अंदर दिया गया। तो ये इससे कई बार सवाल दोनों से पूछा जाता है कि आउटपुट पर यूनिट एरिया की बात किसने की, रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड की बात की। तो रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड जो है इसका अध्ययन हम आगे इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। भूमि की वहन क्षमता पर आधारित जो कैरिंग कैपेसिटी की बात की, स्टाम्प ने 1950 के अंदर की। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं, फसल क्षेत्र प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन पर आधारित जो विधि थी उसकी हम बात करें तो सबसे पहले भारत के जो थे गांगुली, देश पांडे, भाटिया, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजीसी नेट के अंदर और कॉलेज लेक्चर्स की जो एग्जाम्स होती है उसमें पूछा जाता है कि गांगुली या देश पांडे और भाटिया के द्वारा जो कृषि उत्पादक के दृष्टिकोण कौन सी विधि को अपनाया, तो फसल क्षेत्र तथा प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन पर आधारित विधि। विभिन्न फसलों के क्षेत्रीय उत्पादकों का जो सूचकांक की जो बात की एग्रीकल्चर के अंदर साफी ने 1972 के अंदर की, मुद्रा के रूप में कृषि उत्पादन का मूल्य। तो ये कुछ ऐसी विधियां थी जिनको कृषि उत्पादकता को निर्धारित करने के लिए विभिन्न जो नियोजन जो यूनिट्स होती है उनके द्वारा भी किया गया। विभिन्न जो कृषिगत विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा भी इस क्षेत्र के अंदर काम किया गया। अब यहाँ हम बात करें कैंडल का जो कोटि गुणांक विधि थी, भारत में इस विधि का सबसे वैसे तो कैंडल ने दी जो कोटि गुणांक विधि 1935 के अंदर हमने बात की, लेकिन भारत के अंदर इसको सबसे पहले जो अडॉप्ट किया वो प्रोफेसर साफी ने उत्तर प्रदेश में किया। इसका जो फॉर्मूला है, कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, रैंकिंग कोएफिशिएंट इंडेक्स R1, R2, R3, R और आगे तक। तो R का मतलब होता है कि रैंकिंग ऑफ यील्ड ऑफ इंडिविजुअल, जो प्रति जो फसल है उसकी जो यील्ड है उसको ध्यान रखा जाता है और नंबर ऑफ जो क्रॉप्स है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे R1 फसल हो गई, R2 हो गई, और इनको जब हम नंबर ऑफ क्रॉप से डिवाइड कर देते हैं तो ये उससे कोफिशिएंट जो उसका इंडेक्स है वो निकल के आ जाता है। हम यहाँ लैंड कैरिंग कैपेसिटी मेथड की बात करें जो कि स्टाफ ने इस विधि की बात की थी, और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो था भारत के अंदर की बात करें तो जसवीर सिंह ने 1974 में किया। और इसमें इन चीज़ों सर्वप्रथम सभी फसलों के लिए प्रति एकड़ उत्पादन, इसकी जो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सर्वप्रथम सभी फसलों की प्रति एकड़ उत्पादन ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक उपज के उत्पादन क्षेत्र का आकलन कितने उत्पादन क्षेत्र के अंदर उसका किया गया। खाद्यान्न, तलन, दिलन फसलों का कृषि क्षमता के निर्धारण में अलग अलग इनकी गणना की जाती है। कुल उत्पादन का 16.8% भाग निकाल कर शेष उत्पादन के आधार पर पोषक क्षमता को भी याद किया जाता है कि कुल उत्पादन का 16.8% को हम अलग करके शेष जो प्रोडक्शन है उसके आधार पर हम जो पोषक क्षमता है उसको याद करते हैं। प्रत्येक फसल की कैलोरीज की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। उत्पादन के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रमाणिक पोषण की मात्रा का निर्धारण और संपूर्ण उत्पादन में प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक प्रमाणिक पोषण की मात्रा से विभाजित करके किसी क्षेत्र की जो लैंड कैरिंग कैपेसिटी है उसको इन सिस्टमेटिक स्टेजेस के अंदर काम करके जसवीर सिंह ने भारत के अंदर ये अध्ययन प्रस्तुत किया।
यहाँ कृषि दक्षता की जब हम बात करते हैं तो कई बार समतुल्य मान लिया जाता है कि दोनों में एक सी फीलिंग आती है, लेकिन कृषि उत्पादकता से किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता का बोध होता है कि उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या उसमें रिफॉर्मेटिव एक्शन हम ले सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। लेकिन कृषि दक्षता की जब बात करते हैं, कृषि के वर्तमान स्तर क्या है, वर्तमान के अंदर उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको ध्यान रखा जाता है। उत्पादक के अंदर उसकी पॉसिबिलिटीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। प्रोफेसर सफ़ी के अनुसार कृषि उत्पादकता प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कृषि दक्षता वंश या वर्ग को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो जसवीर सिंह ने कृषि दक्षता के लिए 1994 के अंदर एक फॉर्मूला दिया, एपीसी इक्वल टू y/a। एपीसी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और ए मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन यील्ड लेवल, केवल लेवल की बात करता है, और ये एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन लेवल है उसको शो करता है। तो ये कृषि दक्षता को हम यहाँ दिखाते हैं। अब जो सिंह के द्वारा भारत के अंदर 5 कृषि दक्षता क्षेत्रों की बात की, ये कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि भाई सिंह के द्वारा भारत के अंदर कितने भागों के अंदर कृषि दक्षता के आधार पे वर्गीकृत किया। तो अति कृषि उच्च दक्षता 60% से अधिक होता है, उसको अति उच्च कृषि दक्षता 45 से 60% वाले जो क्षेत्र होते हैं, वो क्षेत्र जो होते हैं उनको उच्च कृषि दक्षता में शामिल करते हैं, और 30 से 45 को मध्यम कृषि दक्षता, और निम्न कृषि दक्षता 15 से 30%। और अति निम्न कृषि दक्षता की जब हम बात करते हैं तो 0 से 15% जो भाग होता है उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता, इन दोनों ही जो विषय हैं, ये भारत के अंदर कृषि के जो रिफॉर्मेटिव एक्शन जो हम लेते हैं उसका आधार प्रदान करते हैं। तो ये नीतियों के निर्माण के अंदर, नियोजन के अंदर, कृषिगत क्षेत्रों के अंदर विकास के दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उनको दूर करने के साथ ही जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर्ड करने के दृष्टिकोण से कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता, लैंड कैरिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। आपको अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, कोई चीज़ें और आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप कमेंट कर दीजिए, और आपको समझ में आता है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।